हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट बिल के इस यूट्यूब चैनल पर। तो अभी हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ के कुछ क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वक्त पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो बाद में कमेंट्स बॉक्स में अपना वैल्यूबल कमेंट दे करके बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करवाइएगा इसको ताकि ये चैनल ग्रो कर सके। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम जो है आज के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और जो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम में। तो पहला सवाल है, विच सॉइल हैव मोर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। किस मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है या सबसे ज़्यादा होती है, ये कह लीजिए इनमें। तो हैव अमंग ऑल दीज ऑप्शन, ओके, विच वन इज द राइट ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है आपका लोम, यानी चिकनी बलुई मिट्टी में होती है सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनमें। या फिर जो है सैंडी, जो रेतीली मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी में होती है। या फिर इस अगला है क्ले, यानी चिकनी मिट्टी में। या फिर जो है फाइन सैंड, जो महीन रेत होती है, उसमें होती है। एक्चुअली वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है, पानी को रोकने की जो क्षमता होती है, जल धारण क्षमता, वो डिपेंड करती है कि सॉइल के पार्टिकल का साइज कितना है। सॉइल के पार्टिकल का साइज कितना है, जितना पार्टिकल साइज छोटा होगा उतना ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे छोटा जो पार्टिकल साइज है वो किसका है, क्ले का है, चिकनी मिट्टी का। इसलिए जो है सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होगी वो चिकनी मिट्टी में होगी। इज दैट क्लियर टू ऑल? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इसका बताइएगा क्या आंसर होगा। Which crop belonging to the family Euphorbiaceae is known for producing biodiesel? यूफोरबिएसी कुल परिवार को हम इसमें क्या है, कुल कहेंगे। परिवार कुल एक ही चीज़ है वैसे, कि कौन सी फसल बायोडीजल उत्पादन के लिए जानी जाती है। ये जो परिवार की बात की गई है कुल की, यहाँ पर हम जो प्लांट्स के कुल होते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे आपने बहुत सी फैमिली पढ़ी होंगी, मालवेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, एस्ट्रेसी, ग्रेमनी, ऐसे करके प्लांट की जो है फैमिली होती है। इस पर भी एक वीडियो लेकर के मैं आऊँगा जो आपके कंसेप्ट को क्लियर कराएगी कि प्लांट्स में कौन कौन सी फैमिली होती हैं, क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपका कि कॉपर लीफ, तांबे का पत्ता टाइप का एक पौधा होता है वो। देन क्या है, जेट्रोफा। जेट्रोफा एक प्लांट का नाम है, ये भी प्लांट का नाम है। देन क्या है, कैंडल नट ट्री। या फिर जो है सर्पगंधा। तो इनमें से किसका प्रयोग जो है वो बायोडीजल बनाने में किया जा रहा है, और क्यों ऐसा किया जा रहा है, ताकि जो है फॉसिल फ्यूल जो ख़त्म होने वाला है उसका एज ए हम कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट या अल्टरनेट टाइप का हम ढूंढ सकें। क्योंकि आने वाली जो जनरेशन होगी वो और ज़्यादा यूज़ करेगी फ्यूल का। जब ये सब ख़त्म हो जाएगा तो फिर कैसे, इसलिए ये जो फॉसिल फ्यूल है वो जल्दी ख़त्म ना हो जाए, इसलिए हम क्या है कुछ इसका यूज़ भी कर रहे हैं, बायोडीजल बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बायोडीजल के लिए जो इनमें प्लांट है वो कौन सा है, जेट्रोफा है। जेट्रोफा के अलावा एक जैसे और प्लांट होता है पोंगैमिया, तो पोंगैमिया का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जेट्रोफा जो पेड़ होता, मतलब जो है ट्री, मतलब एक पौधा है, ठीक है। तो ट्री टाइप का नहीं होता, देखा जाए तो एक श्रब टाइप का जैसा होता है, झाड़ी के जैसा। तो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके खास करके ये क्वेश्चन अगर पूछे कि किस पार्ट से बायोडीजल को बनाया जाता है, उसकी पत्तियों से, तने से, जड़ से, बीज से, तो आप बताएंगे कि उसके जो बीज होते हैं और सीड होते हैं, सीड से बनाया जाता है। चलिए ज़रा एक नज़र देखते हैं डाल करके कि कैसा होता है आपका जेट्रोफा। तो जेट्रोफा प्लांट जो है कुछ इस तरह का होता है। इस पे इस तरह के सीड्स आते हैं और जब ये पक जाते हैं तो ऐसे सीड्स हो जाते हैं, और इनमें जो बीज होता है, बीज से यानी सीड से हम बायोडीजल को प्राप्त करते हैं। क्लियर? और ये टॉक्सिक टाइप का होता है, अगर इसको कुछ एनिमल्स अगर खा लें इन सीड्स को तो कई बार उसमें पॉइजन फैल जाने की वजह से क्या है डेथ होने के चांस भी रहते हैं। तो ये यूफोरबिएसी फैमिली का है। इससे अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, द ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन द वेस्ट प्रोडक्ट आर कॉल्ड। आपको बताना है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट पर अपशिष्ट पदार्थों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपका हर्बीवोर्स यानी शाक भक्षी या शाकाहारी कह सकते हैं आप। डेट्रिटिवोर्स यानी मृतक भक्षी। देन क्या है, कार्निवोर्स मांस भक्षी। या फिर जो है कीमोवोर्स यानी रसायन भक्षी। तो यहाँ पर सीधा सीधा सा आंसर है ओके, जो सड़वी गलवी टाइप की चीज़ें होती हैं खास करके तो उनको हम मृतक भक्षी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है, मृतक भक्षी होगा। एक होते हैं डिकम्पोजर्स, अपघटक।
तो अपघटक भी जो होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। उसमें अपघटक में खास करके बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है, और फंगस आते हैं जो चीज़ों को सड़ा गला करके नष्ट कर देते हैं, यानी उनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है जो डेट्रिटिवोरस होते हैं, जैसे पत्तियों के टुकड़े हैं, कुछ क्रॉप के रेजिड्यूज हैं, फसल के जो बचे हुए कुछ अवशेष होते हैं, उनको डिग्रेड करने में इनका रोल होता है। समझ रहे ना? तो ये जो है डेट्रिटिवोरस में आ जाएंगे, मृतक भक्षी। ओके, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मैक्सिमम ओजोन डिप्लीशन हैज बीन ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अधिकतम ओजोन रिक्तीकरण निम्नलिखित में से किस में देखा गया है? ऑप्शन है आपका इक्वेटर पर, मतलब इक्वेटर पे देखा गया है। दूसरा है द नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, या फिर है कौन सा, द साउथ पोल, या फिर जो है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो द इक्वेटर पे, या फिर जो है नॉर्थ पोल पे, या साउथ पोल पे, या फिर जो है क्या कौन सा है, नन ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? अपना आंसर चुनें। तो यहाँ पर जो सही आंसर है जो अंटार्कटिका है। ओके, अंटार्कटिका पे देखा गया, जो आपका पड़ता है किधर, साउथ पोल। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा आपका साउथ पोल होगा। अंटार्कटिका में 1985 में सबसे पहले देखा गया ओजोन होल अंटार्कटिका में। ओके, ओजोन होल का दरअसल मतलब ये होता है, ऐसे नहीं होता कि पूरी तरह से ओजोन हट गई। अच्छा, ओजोन रहती कहाँ है? स्ट्रेटोस्फीयर में रहती है, समताप मंडल में। तो वो हमको यूवी रेस से, पराबैंगनी किरणों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ओजोन डिप्लीशन का मतलब ये होता है कि जो इसकी एवरेज थिकनेस होती है, अगर हम डॉप्सन यूनिट में देखें, क्योंकि जो इसकी थिकनेस को, इसकी मोटाई को ओजोन लेयर की जो समताप मंडल में होती है, मेजर किया जाता है किसमें? डॉप्सन यूनिट में। और डॉप्सन यूनिट बहुत ही छोटी सी होती है, 1 मिलीमीटर में मतलब 100 डॉप्सन यूनिट होती हैं। तो एवरेज मोटाई कही जाती है 300 डॉप्सन यूनिट होती है, यानी 3 मिलीमीटर होती है। अगर इसकी मोटाई, ओजोन लेयर की मोटाई अगर घट करके 300 डॉप्सन से घट के 200 डॉप्सन यूनिट रह जाए, तो उसको हम बोलते हैं कि अब ये ओजोन डिप्लीशन हो गया। जो हार्मफुल रेज जो आती हैं, यूवी रेज, पराबैंगनी किरणें, वो आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से अर्थ पे आकर के एनिमल्स को, प्लांट्स को बहुत से नुकसान होते हैं। पेड़ पौधों की पत्तियां सूखने लगती हैं, उनके जो है फल वगैरह गिरने लगते हैं वक्त से पहले, कलियां खराब होने लगती हैं, फ्लावर्स गिरने लगते हैं। ओके, ये प्रॉब्लम रहती है। एंड एनिमल्स में भी क्या है, कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये है। देखिए, ओजोन डिप्लीशन को अगर हम बात करें तो इस टाइप का, यानी जो परत है, जो ओजोन लेयर की परत है, वो जब पतली हो जाती है, मतलब 3 मिलीमीटर से घट के 2 मिलीमीटर रह जाए, या फिर आप डॉप्सन में कह लीजिए कि 300 डॉप्सन यूनिट से घट के जब वो 200 डॉप्सन यूनिट रह जाए, तो उसको हम कंसिडर करते हैं कि अब क्या है, ओजोन परत में डिप्लीशन हो गया है, छेद हो गया है, जो बहुत ही हार्मफुल है। तो इसलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलने वाली चीज़ों को बैन कर दिया गया, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, यानी हम बात कर रहे हैं फ्रियोन्स की, जो फ्रियोन्स होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उनमें जो क्लोराइड के फ्री रेडिकल्स होते हैं, वो बहुत से ओजोन के मॉलिक्यूल को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होता है। एक फ्री रेडिकल जो होता है क्लोराइड का, वो 1 लाख गुना से भी ज़्यादा ओजोन के मॉलिक्यूल को ख़त्म कर सकता है। और ओजोन वैसे ही अपने आप में इन्वायरमेंट में इतनी कम है, बहुत कम है, यानी हम कह सकते हैं 10 मिलियन अगर हम मॉलिक्यूल्स देखें गैस के, तो उसमें से एक हिस्सा जो है वो इसका निकल करके आता है। यानी 1 करोड़ में एक हिस्सा किसका होगा? मतलब 1 करोड़ मॉलिक्यूल जो है बाकी गैसेस के हैं, तो इसका जो होगा ओजोन का एक मॉलिक्यूल होगा, तो इतना कम है। अब जो फ्री रेडिकल है उसका क्लोरीन का जो फ्रियोन्स गैसेस से निकला, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकला, वो एक मॉलिक्यूल, एक फ्री रेडिकल 1 लाख गुना मतलब 1 लाख मॉलिक्यूल को ख़त्म कर सकता है ओजोन के। तो ये बहुत ज़्यादा क्या है, दिक्कत वाली बात है, इसलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को बैन किया गया। क्लियर? तो ये चीज़ है। इसका जो कलर होता है, कई बार ओजोन का कलर पूछता है, तो इसका पेल ब्लू टाइप का, यानी हल्का नीले टाइप का कलर होता है ओजोन का। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्जॉर्ब बाय द ग्रीन प्लांट्स। जब प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा
हरे पौधे द्वारा अवशोषित किया जाता है, यानी क्या लिया जाता है। तो आप सब जानते हैं कि जब फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण, तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। वो लेते हैं कहाँ से? एनवायरनमेंट में से, यानी एटमॉस्फेयर से। 0.03% CO2 मौजूद होती है हमारे किसमें? एटमॉस्फेयर में। क्योंकि जो एयर है, एयर इज नॉट ओनली द ऑक्सीजन, एयर इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल टाइप ऑफ गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स एज वेल। तो जो एयर है, एयर में बहुत से क्या होते हैं? बहुत सी गैसेस होती हैं और उसमें धूल के कण भी होते हैं। अगर मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, सबने पढ़ा होगा 78%। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन होती है 21% के आसपास। CO2 की अगर हम बात करें तो ये 0.03% होती है। इससे ज़्यादा तो कहीं आर्गन होती है, लगभग 0.96%। 0.96 यानी लगभग 1% के आसपास तो आर्गन भी रहती है। लेकिन CO2 का जो अमाउंट है, अगर उसमें कंट्रीब्यूशन देखें तो 0.03% एयर में मौजूद होती है हमारी क्या? CO2। तो उसको पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनमें होते हैं छिद्र, और उन छिद्र को, उन पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा के जरिए पौधे क्या करते हैं? CO2 को लेते हैं और जो है ऑक्सीजन को जो है छोड़ते हैं। उसके साथ साथ पानी जो बाष्प बन के निकलता है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के जरिए, वो भी कहाँ से? स्टोमेटा से होता है। तो पौधे जो है दो चीज़ें लेते हैं। तो अब यहाँ पर बात की गई है, तो देखो पौधे क्या है? CO2 लेते हैं और प्लस जो है H2 लेते हैं, H2। इन दोनों को यूज़ करके क्या है? सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बना लेते हैं। ओके, उसी प्रोसेस का नाम क्या होता है? हाँ, तो किस फॉर्म में बनाते हैं? जैसे हाँ, C6H12O6। मैं अगली उस पर लिख करके दिखा दे रहा हूँ। ओके, तो जैसे हाँ, सिक्स सिक्स CO2 इसने ले लिया, प्लस ये 12H2 लेता है ना। और जब ये रिएक्शन करता है तो ये बनाता है C6H12O6, यानी ग्लूकोज। क्या है ये? ग्लूकोज। और प्लस 6 बनाएगा क्या? O2, एंड प्लस 6 क्या बनाएगा? ये H2 हमें गैसेस फॉर्म में देता है, वाटर वेपर की फॉर्म में। तो ये जो प्रोसेस होती है किसके कारण होती है? मतलब लाइट को जो ट्रैप करता है क्लोरोफिल। तो हम कहेंगे कि क्लोरोफिल जो होता है, पर्णहरित वर्णक जिसको हम बोलते हैं, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, ट्रैप करता है। इसी प्रक्रिया का नाम होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या नाम होता है इसका? फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, इसी प्रक्रिया। तो इसमें जो पौधे ने लिया क्या? वो CO2 ली। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि इसमें जो ऑप्शन है, देखिए वाटर तो है नहीं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, और बात की गई है कौन सी गैस की, मतलब जो है क्या अवशोषित करता है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? CO2। क्या हो जाएगा? CO2। CO2 विल बी योर राइट आंसर हियर। ठीक है, ये है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉन्ड इकोसिस्टम डिपेंड्स। जो पॉन्ड इकोसिस्टम होता है उसकी जो स्टेबिलिटी होती है, पॉन्ड इकोसिस्टम की जो स्टेबिलिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? ओके, किस पे डिपेंड करती है स्टेबिलिटी? तो ताल पारिस्थितिकी तंत्र की, यानी जो कोई तालाब है उसको कह लीजिए, स्थिरता निर्भर करती है किस पर? ऑन माइक्रोब्स एंड फिश। माइक्रोब्स का मतलब यहाँ रोगाणु ना होकर के हम कह सकते हैं सूक्ष्म जीव। क्या कह सकते हैं? सूक्ष्म जीवों और मछलियों पर। देन क्या? ऑन माइक्रोब्स एंड एनिमल, सूक्ष्म जीव और जानवरों पर। देन क्या? या जंतु कह लीजिए। ऑन फिशेस एंड रेप्टाइल्स, मछलियों और सरीसृपों पर। या फिर जो है ऑन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स पर। तो देखो सही आंसर क्या है? हम कह सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर है और जो कंज्यूमर है, अगर इनके बीच में बैलेंस बना हुआ है बढ़िया, तो स्टेबिलिटी होगी। जितना ज़्यादा प्रोड्यूसर वहाँ पर होंगे उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। समझ रहे हैं ना? क्योंकि ज़्यादा फूड का प्रोडक्शन वगैरह होगा, तो यहाँ पर जो है जब फूड का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो एनर्जी की सप्लाई भी ठीक ठाक होगी। वैसे तो जो एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल में ऊर्जा जाती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाती। 90% ऑलमोस्ट एनवायरनमेंट में लॉस हो जाता है, 10% का ट्रांसफर हो जाता है, जिसको हम 10% रूल ऑफ द एनर्जी बोलते हैं। बट ये रूल हर किसी इकोसिस्टम के लिए लागू नहीं होता। जनरली हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई चलो होता है 90% इन्वायरमेंट में लॉस हो जाता है, अगले ट्रॉफिक लेवल में जाने पर एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर में जाने पर 90% एनर्जी का लॉस हो जाता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 10% रूल ऑफ एनर्जी। और ये रूल दिया था किसने? रेमंड लिंडमैन ने दिया था। ठीक है, तो ये अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? टाइगर रिजर्व का मतलब होता है बाघ अभयारण्य। इसको हम बोलते हैं हिंदी में बाघ अभयारण्य। बाघ
अभयारण्य। यानी बाघों को एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटेक्शन देने के लिए, अलग से एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ फॉरेस्ट एरियाज को, कुछ नेशनल पार्क को, है ना, जो है, या किसी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं या बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, उनमें क्या है, कुछ को हम टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर देते हैं कि स्पेशली यहाँ टाइगर को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ऐसा किस में है? महाराष्ट्र में है टाइगर रिजर्व, वेस्ट बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में है, या फिर मध्य प्रदेश में है। तो देखिए, आप सबको पता होगा सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर 6 टाइगर रिजर्व्स हैं, इसलिए इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। बाघ राज्य किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर टाइगर रिजर्व सबसे ज़्यादा है। अब ये देखिए, एक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मैच। आपको इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। ऑप्शन है बिहू असम, देन क्या है कथक यूपी, देन क्या है मटकी उड़ीसा, देन क्या है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर देखिए दो चीजें हैं। एक तो इसमें आपके दिए हैं जो है फोक डांस यानी लोक नृत्य, और दूसरे हैं क्लासिकल डांस। इस क्वेश्चन को समझने से पहले, करने से पहले, एक चीज मैं आपको समझा दूं कि दो तरह के डांस होते हैं। एक होते हैं फोक डांस, एक होते हैं क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस को हम बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य। क्या बोलते हैं? शास्त्रीय नृत्य। और जो फोक डांस होते हैं उनका हम बोलते हैं लोक नृत्य। लोक नृत्य में ये होता है कि किसी स्पेशल ट्रेनिंग की या स्पेशल किसी डांस को सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही मतलब जो है डांस करना शुरू कर देते हैं लोग, जैसे मुंह में रुमाल दाब करके जो है डांस करना शुरू कर दिया। जैसे यूपी साइड में होता है नागिन डांस, बिहार साइड में भी नागिन डांस, राजस्थान में, है ना। राजस्थान में तो और भी कई डांस हैं, जैसे कालवेलिया, कालवेलिया या कावेलिया उसको बोलते हैं। राजस्थान में एक डांस होता है उसको जिसमें पूरी बीन पार्टी रहती है और बड़ा अच्छा डांस वो करते हैं, पूरा वो पहन करके, ड्रेसअप होकर के। तो किसी डांस को करने के लिए जिसमें स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत ना पड़े उसको हम बोलते हैं क्या? फोक डांस। और ऐसे वो डांस जिनको करने के लिए हाव भाव और ये सारा, देन क्या है मुद्राएं, पोजीशंस, इन सब का जो है रोल होता है और सीखना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं क्लासिकल डांस। और भारत में 8 क्लासिकल डांस हैं जो मैंने ऑलरेडी पहले बता रखे हैं, फिर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बिहू की मैं बात करूँ तो बिहू जो है एक फोक डांस है, कहाँ का? असम का। तो ये बिल्कुल सही मैच करता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें पूछा है जो सही मैच नहीं है। ये एक वहाँ का फोक डांस है, लेकिन अगर असम का आपसे शास्त्रीय नृत्य पूछने लगे, क्लासिकल डांस पूछने लगे, तब आपका आंसर क्या होगा? तब आपका आंसर होगा सत्रिया। क्या नाम? क्या? सत्रिया। सत्रिया वहाँ का क्या है? क्लासिकल डांस है। अब मैं बात करूंगा कथक। कथक जो है क्लासिकल डांस है, क्या यूपी का है? यस, ये यूपी का क्लासिकल डांस है। और इसमें पूछा नहीं कौन सा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक होता है कथकली। कथकली जो है वो आपका कहाँ का है? केरला का है कथकली। कथकली और मोहिनीअट्टम, कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों क्लासिकल डांस हैं, कहाँ के? ये उसके केरला के। वहाँ पे 2 क्लासिकल डांस हैं। अब आ जाता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। यस, बिल्कुल है, क्लासिकल डांस है। ठीक है। अब बात करेंगे मटकी। मटकी उड़ीसा का क्लासिकल डांस नहीं है। तो आपसे यहाँ पूछा था कि कौन सा गलत मैच है, तो गलत मैच ये है। एक्चुअली मटकी जो डांस है वो कहाँ का डांस है? मटकी डांस है आपका मध्य प्रदेश का। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है का मटकी कहाँ का क्लासिकल डांस है? मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश होगा। ठीक है। तो देखिए मटकी डांस कुछ इस तरह का होता है, मटकी रख करके सिर पे इस तरह से हाथ छोड़ गए, बहुत ही अच्छा डांस करती हैं ये जो लेडीज़ होती हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मटकी डांस। ये एमपी का डांस है, मध्य प्रदेश का डांस है। तो कुछ तरह इस तरह से देखिए, आप इनके हाथों की पोजीशंस को देखें और इनके हाव भाव चेहरे को देखें। देखिए क्या मस्त मुस्कुराहट है इसकी, देखो है ना, क्या आंखों का क्या एक्सप्रेशन है। तो ये जो हाथ हैं इस तरह से ऐसे करके, ये सब सीखने पड़ते हैं किसमें? क्लासिकल डांस में। किसमें? क्लासिकल डांस में सीखने पड़ते हैं। देखिए इसमें आप देखें, पूरा जो है माहौल बना करके, पूरा जो है ये सारा पहन करके इस तरह से, और वेल सेटअप है ना, वेल मतलब ड्रेसअप करके इस तरह से, चेहरे का एक्सप्रेशन, हाथों का अंदाज है ना, देखे मतलब क्या कहें, मुद्राएं, हाव भाव, फेस का एक्सप्रेशन, ये सारा जो है क्लासिकल डांस में किया जाता है। जैसे देखो अच्छा लग रहा होगा आपको ये, है ना, इस तरह से देख करके। तो ये देखिएगा कि पूरा वेल ड्रेसअप होकर के, एंड हाथ की पोजीशन इस तरह से करना, और ये ऐसे
है ना, मतलब इस तरह से, और वो सब करना, ये अपने आप में चेहरे का एक्सप्रेशन देना, ये सब जो है क्लासिकल डांस के अंतर्गत आता है। समझ रहे हैं। और वो सब कोई डांस वांस नहीं होते, जो फोक डांस होते हैं उसमें तो बहुत से लोगों को देखा होगा, दो पौवे लगा करके जो है जनरेटर पे भी डांस करना शुरू कर देते हैं। हम उसको फोक डांस कहेंगे, ना कि क्लासिकल डांस कहेंगे। कैसी लगी क्लास, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और इसी तरह की वीडियो आप अगर आगे देखना भी चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा। और जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, ताकि मैं उन्हीं को लेकर के आऊँ। तो चलिए अभी के लिए इतना, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।